आज ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फर्स्ट क्लास है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोरिंग लग सकता है, टेक्निकल लग सकता है, आपको नहीं पसंद आ सकता है, पर ये सब्जेक्ट हर जगह पूछा जाता है और इसमें मार्क्स स्कोर करना मुश्किल नहीं है। मुझे भी लगता था ये मुश्किल, बट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ आ जाए तो बाकी सब लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस से बाकी सब समझ आ जाता है। तो इसको शुरू से शुरू करते हैं। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये पास हुआ था 3 स्टेजेस में। तो पहला जो इसका स्टेज था, जो ड्राफ्ट एक प्रिपेयर हुआ था इंग्लैंड में बाय द थर्ड लॉ कमीशन। फिर इसका आया सेकंड स्टेज जिसमें जो ड्राफ्ट था इसको रिवाइज किया गया और इलैबोरेट किया गया बाय द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। फिर मतलब इसमें कुछ प्रोविजन जो है वो न्यूयॉर्क के भी ड्राफ्ट कोड से लिए गए। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आया उसमें एंट्री हुई सर फिट्स जेम्स स्टीफन, और इन्होंने पूरा इसको सुपरवाइज किया और इन्होंने ही जो इसमें इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस हैं वो ऐड करी इस ड्राफ्ट में। तो इस तरह से कुछ इस एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एक्ट के बारे में वो जैसे कि सेक्शन 1 तो आपको पता है मोस्टली लॉज में इसमें शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड ही होता है। तो शॉर्ट टाइटल तो इसका पता है आपको, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और अभी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। और इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में या इसका स्कोप, जब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो साथ में एक बात स्कोप की भी आती है। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि एक एग्जॉस्टिव लॉ है या नहीं। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जो भी, अगर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ इस एक्ट में कवर्ड है, तो ये एग्जॉस्टिव हुआ। तो ये तो क्लियर कट इस एक्ट में समझना बहुत ईजी है कि एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें खुद ही ओवर टाइम दो तीन भी क्या काफ़ी सारे सेपरेट इनैक्टमेंट्स बना दिए गए हैं। जैसे कि टीपीए हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या एनआई एक्ट हो गया, या सोगा हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, या पार्टनरशिप एक्ट हो गया। इन सब में भी हम कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट्स की बात ही कर रहे हैं, पर इनको अलग से डील किया जाता है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कह सकते हैं हम, या डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करते हैं हर चीज़ पे, पर ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं। फिर जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें रिलीफ देता है डैमेजेस का, पर एसआरए जो कि है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसके अंदर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करा सकते हैं कुछ केसेस में। तो ये भी डील तो कॉन्ट्रैक्ट से ही कर रहा है। तो ये जो एक्ट है कहीं से भी एग्जॉस्टिव नहीं है। तो हम इसे कंप्लीट कोड नहीं कह सकते एक सब्जेक्ट मैटर को लेके। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका है वो है सेक्शन 2, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसको हमें डेफिनेशन क्लॉज कहना भी इनजस्टिस होगी। इसका जो एक एक वर्ड है इस सेक्शन का या इसके सब सेक्शंस का, उससे ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसी से आपको चीज़ों के एसेंशियल्स पता चल जाता है। तो आज हम सिर्फ सेक्शन 2A की बात करेंगे जो कि डील करता है प्रपोजल से। प्रपोजल को हम ऑफर भी कहते हैं। आपने किसी को प्रपोज किया, मतलब आपने उससे कुछ बात पूछी। तो इसमें प्रपोजल की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि व्हेन वन पर्सन signifies to another। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली बात तो आ गई, एक से तो ज़्यादा पर्सन है और एक पर्सन दूसरे पर्सन को signifies to another। तो signifies का मतलब है यहाँ कम्युनिकेट्स, वो उसको बता रहा है। his willingness
communicates his willingness to do or abstain from doing anything. लाइक पॉजिटिव एक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव एक्ट भी हो सकता है। वह भी कह सकता है कि मैं गाड़ी बेचूंगा या मैं गाड़ी नहीं बेचूंगा। तो इन दोनों चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। और ये कम्युनिकेशन जो ये है, ये पागल तो है नहीं कि उसको हवा में बता रहा है कि मैं ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे भी लोग फेंकते हैं, पर वो प्रपोजल की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो जनरल स्टेटमेंट्स हैं या एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स हैं, आप हवा में बातें बोल रहे हो, इससे प्रपोजल नहीं बन जाता कि। तो इसलिए ये सब बातें इसको क्यों बता रहा है, तो ये आगे बताता है डेफिनेशन में, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट of that other to such act or abstinence। तो मतलब वो ये इसको बता रहा है ताकि वो इसको असेंट दे। असेंट क्या मतलब, उसको एक्सेप्ट करे इसके प्रपोजल को। तो वो इस एक्सेप्टेंस की चाह में ही उसे प्रपोज कर रहा है। और उसको डिक्लाइन ही करवाना होता अपना प्रपोजल, तो प्रपोज नहीं करता। तो उसका इसके पीछे जो इंटेंशन है वो हमेशा ये होना चाहिए कि वो चाहता है कि सामने वाला उसकी बात को एक्सेप्ट करे, उसको असेंट दे। तो ये इसी से हमें कुछ एसेंशियल्स पता चल जाता है प्रपोजल के। बिना मतलब सिर्फ इसकी इंटरप्रिटेशन क्लॉज से ही ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो पहली बात तो इसमें जो पर्सन है वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ है सिग्निफाइज। इसका मतलब है जो कम्युनिकेशन है वो एक बहुत एसेंशियल चीज़ है। अगर उसने उसको बताया ही नहीं है कि वो क्या प्रपोज कर रहा है, उसका ऑफर क्या है, तो सामने वाला, अब उसको पता ही नहीं है कि इसने सब बोला, पर अब उसको पता चला सारा काम होने के बाद, तो वो आके नहीं क्लेम कर सकता। उस टाइम पे आपने जो एक्ट करा वो उस कम्युनिकेशन के बाद करा, तो वो होगा कि आपने प्रपोजल एक्सेप्ट करके करा। ऐसे ही आपने कर दिया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जिससे समझ आएगी ये बात आपको। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त 1913। तो इसमें एक मास्टर जी थे, तो उनका बेटा हो गया था। तो ये जो बेटा था इसके, इनका एक सर्वेंट भी था। तो वो गया अपनी ड्यूटी के अंदर बोलने पे मास्टर के बेटे को ढूंढने। अब इतनी देर में मास्टर ने दे दी एक एड कि जो इस सन को ढूंढेगा उसको मैं पैसे दूंगा या कुछ भी रिवॉर्ड दूंगा। अब यहाँ से कोई मिलता, इससे पहले जो सर्वेंट था ये सन को ढूंढ के मास्टर के पास ले आया। अब इसको इस एड के बारे में कुछ पता था, अनअवेयर था वो। अब क्या वो सर्वेंट इंटाइटल्ड होगा वो रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए? नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? तो इसमें सिंपल सी बात है कि प्रपोजल का एसेंशियल है कि वो सिग्निफाई करना है हमें। इट मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड फॉर द अदर टू एक्सेप्ट। यहाँ कोई क्लियर कम्युनिकेशन ही नहीं हुई तो फिर वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? तो इसमें जो मास्टर है वो उसको नहीं देने पड़ेंगे सर्वेंट को। वैसे सर्वेंट तो अपनी ड्यूटी में एक्ट कर रहा था, ना ही कोई वो एड देख के। तो फिर तीसरी बात आती है विलिंगनेस। इसका मतलब है इंटेंशन से, टू डू
और abstain from doing. द पॉजिटिव प्रपोजल भी हो सकता है और नेगेटिव प्रपोजल भी हो सकता है। और जो दूसरे की इंटेंशन, जो इंटेंशन है वो ये भी होना ज़रूरी है कि जो दूसरा है वो उसको एसेंट दे। अगर वो जनरल स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं अपनी गाड़ी बेचनी है तो मेरी गाड़ी ले ले। अब इसके पास है 20 गाड़ियाँ, 20 कार्स। अब इसमें उसके पास डिफेंडर से लेके नैनो तक सब है। तो अब ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है। तो वो अब नैनो की बात कर रहा है, डिफेंडर की तो उसने स्पेसिफाई नहीं किया। तो फिर ये जो इंटेंशन है ये तभी शो होती है जब आप कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हो। अगर आपने जनरल इंफॉर्मेशन दी तो वो उससे ये नहीं इंटेंशन प्रूव होगी आपकी कि आप सामने वाले की असेंट चाहते हो, उससे लगे आप सिर्फ बात कर रहे हो। और ये जो आपने एक्ट टू डू और नॉट टू डू, जो प्रपोजल जो है वो सिग्निफाई कर रहा है, तो ये जिस चीज़ के लिए वो एक्सेप्टेंस चाह रहा है ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, मतलब कंसेंसस एंडडम होना चाहिए, जिसको हम मीटिंग ऑफ माइंड्स भी कहते हैं। जो कम्युनिकेशन की यहाँ बात हो रही है बार बार, जो सिग्निफाइज वर्ड से हमें पता चल रहा है, तो ये कम्युनिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक और इम्पोर्टेंट केस जो प्रपोजल से रिलेटेड है वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक ऑयल कंपनी का। 1893। तो इसमें एक कंपनी थी, उसने दवाई बनाई जिसका नाम था स्मोक बॉल। तो फिर इसने दवाई के रिलेशन में एक एडवर्टाइजमेंट करी कि अगर ये स्मोक बॉल को कंज्यूम करने के बाद भी, कंज्यूम करना था एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, कंज्यूम करने के बाद भी किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है, इन्फ्लुएंसा, इन्फ्लुएंसा नहीं, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, बाकी भी बीमारियाँ ये वाली मेडिकल बीमारी है, तो किसी को अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उसके बाद वो उन्हें 100 पाउंड्स देंगे। तो अब एक थी मिसेस कार्लिन जिन्होंने इसको कंज्यूम करा प्रिस्क्राइब्ड मैनर में और उन्हें फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। तो फिर ये पहुंची कोर्ट और ये लोग कह रहे थे कंपनी वाले ऑब्वियसली कि हमारे बीच में कोई ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया था। पर फिर कोर्ट ने कहा कि जो आपने एड दी ये एक जनरल ऑफर था टू द वर्ल्ड एट लार्ज, और जैसे ही किसी ने उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट किया वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है कि अ प्रपोजल वंस रिजेक्टेड comes to an end। ये हाइड वर्सेस रेंज के केस में भी एडिट किया गया था। तो इसका एक बेसिक एग्जांपल है, ए ने बी को बोला
कि तू मेरी मर्सिडीज ले ले 10 रुपए में। अब भी उस टाइम नहीं होगा होश में, उसको 1 करोड़ लगा, तो उसने मना कर दिया। फिर अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसको रियलाइज हुआ कि ए ने 10 रुपए बोला था। तो बी ए के पास वापस गया और बोला कि ओके दे दे मेरे को अपनी मर्सिडीज 10 रुपए में। तो ए ने मना कर दिया। अब ये जो ए का प्रपोजल है, इस पे बी उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि जब उसने ये रिजेक्ट किया उसका प्रपोजल, तो उसके बाद वो एंड हो गया, वो कंटिन्यूइंग नहीं रहा। और इसमें दो और कॉन्सेप्ट्स आते हैं प्रपोजल या ऑफर से रिलेटेड। प्रपोजल ऑफर एक ही बात है। एक चीज होती है क्रॉस ऑफर, एक चीज होती है काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर होता है कि सेम पार्टीज हैं, ए बी, बी ए ने बी को यहाँ ऑफर करा, तू मेरी गाड़ी खरीद ले 20 लाख में। यहाँ बी ने ए को बोला मैं तेरी गाड़ी खरीद लूंगा 30 लाख में। तो यहाँ दोनों ऑफर सेम टाइम पे हुए, सेम पार्टीज को लेके हुए और एक ही गाड़ी को लेके हुए। तो अब ये क्रॉस ऑफर है। अब इसके ये ऑफर भेजने से इसका ये वाला ऑफर जो है ये एक्सटिंग्विश नहीं हो गया, ये भी ऐसा कैसा रहा, ये भी ऐसा कैसा रहा। बट जैसे ही इन दोनों में से कोई भी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, वहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। पर ये दोनों, मतलब ये एक इधर से गया और एक इधर से गया, एक दूसरे को पास है, पर इन दोनों का ही सेपरेट ऑफर है दोनों, इनसे पहले वाले का कोई रिलेशन नहीं, जो एक्सेप्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दूसरी चीज़ है काउंटर ऑफर। इसमें मतलब दोनों ये जो क्रॉस ऑफर्स हैं, ये दूसरे ऑफर की नॉलेज के बगैर भेजे जाते हैं। काउंटर ऑफर में है कि ए है और बी है, ए ने बोला कि मैं ये चीज़ 30 रुपए में खरीदूंगा तुमसे, तो बी ने बोला नहीं 30 नहीं, तुम्हें 40 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। तो ये जो 40 रुपए का इसने वापस ए को बोला, ये काउंटर ऑफर है। इससे जो बी ने पहले, मतलब जो ए ने उसको बोला पहले 30 रुपए का, वो खत्म हो गया। अब बी उसको बोले, बी मान ले कि हाँ अब तो 30 में ही देगा ही इसके बाद, तो ज़रूरी नहीं है कि ए अब उसको 30 में ही वो देना चाहिए। फिर एक जो लास्ट इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक आता है वो है इनविटेशन टू ऑफर। तो इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों सेम चीज़ें नहीं है। और इनविटेशन टू ऑफर का कॉन्सेप्ट बेसिकली बिजनेस कन्वीनियंस के लिए आया। तो इसमें क्या है कि जो एक जनरल ऑफर होता है उसमें एक प्रपोजल होता है, वो ऑफर करता है, सामने वाला एक्सेप्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। पर इनविटेशन टू ऑफर में एक जो इनवाइट कर रहा है ऑफर, वो आप चाहता है कि आप उसको ऑफर दो और वो ही उस ऑफर को फिर एक्सेप्ट करेगा और फिर एक एग्रीमेंट बनता है। तो इसके लिए पहले इसको केस से शुरू करते हैं, उससे समझ आ जाएगा। टेक फार्मास्यूटिकल्स सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट। 1952 का ये केस है। तो इस केस में जैसे कि हम ये मेडिकल स्टोर में गया, ये कस्टमर या रैक पे चीज़ें पड़ी थी, या वो कन्वेयर बेल्ट पे ये कैशियर है, तो कस्टमर ने यहाँ से एक चीज़ उठाई और वो इसके पास यहाँ लेके गया। अब क्या ये कैशियर बाउंड है उसे वो चीज़ देने के लिए? तो अगर ये रैक पे पड़े होने को हम एक ऑफर माने कि ये ऑफर दिया था कस्टमर को, तो कस्टमर जब उसे उठा के कैश काउंटर पे लेके गया, तो इसका मतलब कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया।
पर अब जो यहाँ बंदा बैठा है तो ये तो बाउंड है। पर ऐसा नहीं है। ये जो रैक पे पड़ा हुई है चीज़ें मतलब पड़ी हुई है, ये एक इनविटेशन टू ऑफर है। और जो कस्टमर इसको लेके यहाँ कैश काउंटर पे गया, तो अभी कस्टमर ने ऑफर करा है। और ये जो बंदा है, इसके पास पावर है ये एक्सेप्ट करे या डिक्लाइन करे। और अगर ये एक्सेप्ट करता है तो ही एक एग्रीमेंट बनेगा। तो ये एक स्लाइड से डिफरेंस है। इसको डिफरेंसेस को हम इसे टैग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर। तो इधर जो इंटेंशन होती है वो होती है कि हमें टू रिसीव एन ऑफर, कि हमें ऑफर्स आए। इधर इंटेंशन होती है कि ऑफर तो हमने कर दिया है, टू गेट एक्सेप्टेंस। यहाँ पे जो बंदा इनविटेशन दे रहा है वही एक्सेप्ट करेगा। अब कस्टमर ने जाके उसे ऑफर मतलब शॉप वाले ने एक इनविटेशन दिया ऑफर का, फिर कस्टमर गया उसके पास, कस्टमर ने ऑफर को, अब कस्टमर ऑफर लेके गया तो जो कैश काउंटर वाले बंदे ने ही उसे एक्सेप्ट करा, तो मतलब जिसने इनविटेशन दिया वो ही एक्सेप्ट करने वाला है। पर यहाँ पे जिस पर्सन को ऑफर मिला है वो एक्सेप्ट करेगा। इसका एग्जांपल है टेंडर, ऑक्शन, शॉपिंग, कैटलॉग, ये सब। इसका एग्जांपल हो सकता है वेंडिंग मशीन, एटीएम। तो आज के लिए तो यही है। और इसको शुरू से हम रिकैप ले सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ब्रिटिश टाइम का लॉ है जो 3 स्टेजेस में पास हुआ था। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल भी एग्जॉस्टिव नहीं है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हर चीज़ नहीं बताई गई है। फिर इसका जो सेक्शन 2 है, जो इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इसको आज हमने इंटरप्रेट किया। सेक्शन 2A को जो प्रपोजल की बात करता है, प्रपोजल जिसे हम ऑफर भी कहते हैं, जब एक इंसान दूसरे इंसान को कम्युनिकेट करता है कि मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये चाहते हो कि सामने वाला इस बात को एक्सेप्ट करे, तो इस चीज़ को एक प्रपोजल कहते हैं। तो इसमें जो पर्सन प्रपोज कर रहा है वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल मतलब कंपनी, सिग्निफायर्स का मतलब डेफिनेशन में कम्युनिकेट करना है। इसमें लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त जो मास्टर जी वाला केस है, जिनका बच्चा हो गया, तो उस बारे में बात करता है कि जो एक बेचारा सर्वेंट ढूंढ के ले आए बच्चे को, उसको वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जो किसी और को ऐड देख के ढूंढ के लाने पर मिलता है, क्योंकि वो सर्वेंट अनअवेयर था कि ऐसा रिवॉर्ड कोई एग्जिस्ट भी करता है। वो उस प्रपोजल के बेसिस पे एक्ट नहीं कर रहा था, वो अपनी ड्यूटी में नॉर्मल एक्ट कर रहा था। फिर एक इंटेंशन होनी चाहिए कि दूसरा इसको एक्सेप्ट करे जो मेरा प्रपोजल है। ऐसे नहीं कि मैं हवा में बातें करूं और बस वो प्रपोजल हो जाए। मुझे ये चाहना चाहिए कि वो सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे। फिर काजल वर्सेस काबोल एक स्मोक बॉल कंपनी का केस, जिसमें एक दवाई जैसे कि कोविड के टाइम पे काफ़ी एडवर्टाइज हो रही थी कि आप ये खा लेंगे तो आपको कोविड नहीं होगा, उसी टाइप का यहाँ इन्फ्लुएंजा के लिए हुआ। उसने खा ली, उसको तब भी हो गया और कोर्ट ने उसको रिलीफ दिया। फिर कुछ और कॉन्सेप्ट्स थे, और फिर काइंड्स ऑफ प्रपोजल या काइंड्स ऑफ ऑफर्स, क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर, एंड देन फाइनली द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इनविटेशन टू ऑफर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट केस है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट का। थैंक यू।